आज मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर चर्चा के लिए सत्र की शुरुआत में 2 दिन गतिरोध भी हुआ। इससे एक प्रकार की गैर समझ, गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग ये चर्चा नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संसद ये देश का चर्चा का सबसे बड़ा पंचायत है और हम भाजपा वाले, एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते। कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। हमने 2 दिन तक विपक्ष के चर्चा करी कि इसको बाद में किया जाए, 2 सत्र बाद में किया जाए, मगर नहीं माने। हमने हाँ भर दी। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मगर 326 एक गहन पुनर्निरीक्षण के लिए, एसआईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 326 मान्यवर? इन्होंने मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें आर्टिकल 326 में तय की है। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है? भाई, इसका दायित्व है, इसलिए कर रहे हैं। दूसरी है, 18 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। तीसरा, वैधता का निर्धारण मानसिक असमर्थता, अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए जो कानून ने समय समय पर तय किया है, इसके पर। तो ये 3 पात्रताओं के आधार पर भारत के मतदाता होने की बात तय होती है। और ये 3 चीजें किसने देखनी है मान्यवर? चुनाव आयुक्त को देखनी है। चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स ने देखनी है। और 327 में मतदाता सूची, सीमांकन, चुनाव संचालन और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश संसद को करने की सत्ता चुनाव आयोग को दी है। कल हमारे सदस्य मनीष तिवारी कहते थे गहन पुनर्निरीक्षण का इनको अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल 327 पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची इस व्याख्या के आधार पर बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। मान्यवर, अब एसआईआर पर ही सवाल उठा दिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि एसआईआर आज क्यों हो रहा है? 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है। क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। मान्यवर, एक बीच में एक घटना में जरूर कहना चाहूंगा। 2010 में एक चुनाव आयुक्त महोदय ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतदाता सूची में से नाम काटने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद से किसी की मृत्यु हुई तो भी नाम नहीं करते थे, कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो भी नाम नहीं करते थे। एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो कोयम्बटूर से वो शिमले चला गया, भारत सरकार का कर्मचारी है तो उसका नाम कोयम्बटूर में भी रहता था, शिमला में रहता था। क्योंकि 2010 में, मैं बताता हूं, मैं बख्शूंगा नहीं, आप चिंता मत करो। क्योंकि 2010 में एक व्यवस्था हुई कि किसी का नाम नहीं काट सकते और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन
और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है, ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना है। मान्यवर, वोट चोरी का प्रोग्राम बताया। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट को विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी, अनैतिक तरीके से चुनाव जीता। ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे, ये चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते हैं। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मानने वाले तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे? अदालत में जवाब देना है। मान्यवर, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में। मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा, मैंने कहा कंक्लूजन का, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। कंक्लूजन तो जब उनका नोटिस का जवाब वो दे देगी तब अदालत देगी, तब फिर से बताऊंगा मैं। मगर अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतने लाल पीले होने की जरूरत क्या है? मान्यवर, हम सबका साझा दायित्व है, हम भी विपक्ष में बैठे, हम चुनाव जितने जीते हैं इससे ज्यादा हारे हैं। हम लोगों का तो एक प्रकार से पौना जिंदगी ही विपक्ष में ही चला गया, चाहे राज्य हो या केंद्र हो।
कई चुनाव हमारे, हमने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर कभी आरोप नहीं लगाया। एक नया पैटर्न खड़ा हुआ, एक नया पैटर्न। मैं पूरा वाक्य नहीं बताना चाहता। श्रीमती ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, स्टालिन जी ने लगाए, बीडी सतीशन जी ने लगाए, श्री राहुल गांधी ने लगाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लगाए, तेजस्वी यादव जी ने लगाए, अखिलेश यादव जी ने लगाए, वी शिवन कुट्टी ने लगाए, हेमंत सोरेन जी ने लगाए, भगवंत मान जी ने लगाए। अब पहले तो ऐसी परंपरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में थी, मगर संपर्क का दोष कहता होता है साहब, ये सारे इंडिया अलायंस वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आते। मान्यवर, चुनाव आयोग एक तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाया गया और इसकी मान्यता कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी, भाग और अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान ने दी और यह संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर अनर्गल आरोप कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम करें। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल करें? ना जी, आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल करें। मान्यवर, सरकार का तो इतना ही सवाल है, मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचेंगे, मगर मतदाता का सोचने का सवाल नहीं है। मतदाता को तो मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू, ये देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगी। यही आयुक्त के, यही सरकार के होते हुए आप कई चुनाव जीते, हम कुछ नहीं बोले, हम पार्टी में बैठकर इसकी मीमांसा की, मगर ये लोग चुनाव आयोग पर। मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं। मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते 2024 से 25 तक, मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? अब बताइए देश की जनता को। श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, ये चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको वो लोग मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का। चुनाव हारने का कारण नहीं, मैं अंत में बताऊंगा क्यों हारते हो चुनाव, मैं बताऊंगा मान्यवर अंत। परंतु फिर भी चलो मान ले कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही यह है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया। अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो, आपकी राज्य सरकारें जहां है वो मदद कम करती हैं, तो कैसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा? जो आपकी डिमांड है वही चुनाव आयोग कर रहा है। आपकी डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, वो चुनाव आयोग कर रहा है, मगर हुआ क्या है मानने वाले मालूम है? इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्य सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है, मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो यह नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हो, केस आते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव आते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं, ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए, वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं है। मान्यवर, कर विपक्ष के नेता ने 3 सवाल पूछे थे और 4 सुझाव दिए थे। पहला सवाल था मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त चयन समिति से बाहर क्यों निकाला गया, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था दिसंबर 2003 में कानून बदलकर चुनाव आयोग को पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई। और तीसरा शार्प क्वेश्चन था सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का कानून क्यों लाए। कानून नहीं लाए हैं, सर्कुलर चुनाव आयोग ने इश्यू किया है, मगर ठीक है, हार्द में समझ रहा हूं ये क्यों कर रहे हैं। ये 3 इसके जवाब थे। मान्यवर, मैं इसमें से सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे पूरा सुनकर जरा आप आपत्ति लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो पास से ही, मगर वर्तमान का भी जवाब दूंगा। मान्यवर, 73 वर्ष तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था। माननीय सभी सदस्य ध्यान से मुझे सुने, 73 साल तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधी कर देते थे। और मान्यवर, मैं आज एक पूरे देश को बताना चाहता कि टोटल अब तक जितने
चुनाव आयुक्त हुए और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ये सभी इसी प्रकार से हुए। अब 2003 के कानून पर मैं बाद में आता हूं। 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन बाद में करते। तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था, सबसे अच्छा था। नहीं, मैं ये नहीं पूछता नियुक्ति की प्रक्रिया। मान्यवर, पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं, मगर हमने तो ऐसा भी नहीं किया मान्यवर। फिर 89 से 91 जब 89 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। ये बिहार के चुनाव के कारण ही हुआ, परंतु वो भी प्रधानमंत्री की फाइल से ही अपॉइंट होते। और मान्यवर 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव, और 8, 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही यह परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। मान्यवर, ये 50 से लेकर 2023 तक कोई कानून नहीं। बाद में 2023 में एक अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मुकदमा हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। सुझावी था, ऑर्डर नहीं था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कंसेंट दी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कानून बनाने में थोड़ी देर लगेगी और हमें इस पर कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सहमत हैं, मैं जजमेंट और आर्गुमेंट पढ़कर, अगर आप सहमत हैं तो जब तक कानून नहीं बनता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इसके मेंबर। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमने हाँ बोला सर। और विपक्ष के नेता भी थे, प्रधानमंत्री थे और सीजे। 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो एक मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री, ये 3 लोग बैठकर चर्चा कर मेरिट्स में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, हमारे टाइम में तो और पारदर्शी। ये कह रहे हैं हमारा तो 33% ही हिस्सा है। वही 33% तो है ना, हमारा तो हिस्सा ही नहीं था। और मान्यवर, मैं रिकॉर्ड से बताता हूं, 2012 में सीयूसी की नियुक्ति होनी थी। अडवाणी जी ने सुझाव दिया लिखकर कि एक प्रणाली बना जाए, नहीं बनाया और BS संपत जी को सीधा चुनाव आयुक्त बना दिया। उसके बाद में भी एक व्यक्ति कैसे है इसकी चर्चा है, नवीन चावला, जिसको आपातकाल की भूमिका पर शाह आयोग ने कहा था ये निष्पक्ष नहीं है, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने इनके खिलाफ पक्षपात के सबूत भी भेजे, खारिज कर दिया। मान्यवर, सुने नहीं, हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे समय पर विरोध होता है, मगर पक्षपात के सबूत किसने नहीं दिए। और भाई, जहां तक 66% और 33% का सवाल है, आप कह रहे हो कि वहां 2 लोग होते हैं और आप एक होते हैं, ये तो हम तय नहीं करते हैं। 140 करोड़ की जनता तय करती है कौन 66 होगा और कौन 33। यहां कौन बैठेगा वो तो 140 करोड़ लोग तय करते हैं। वो आपके लिए तय करोगे तो आप 66 हो जाओगे, मगर आप तो 100 रख कर गए थे, हमने उसको 33 दे दिया। मान्यवर, ये क्या सवाल उठाते हैं? और वो समझते हैं कि मैं बोलता हूं तो बस ये ब्रह्म वाक्य होगा। ऐसे नहीं होता है मान्यवर, हर चीज के तर्क होते हैं। इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। मान्यवर, इन्होंने सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नष्ट करने का निर्णय किया, इस पर आपत्ति उठाई। मान्यवर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? उम्मीदवार चुने जाने के बाद 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। यह नियम 1991 में बना, तब उस वक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं था। सीसीटीवी फुटेज बाद में चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर से रूल्स में बदलाव कर ऐड किया। अब किया क्या है चुनाव आयोग ने? सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए? अब इतनी सादी समझ नहीं है सब। मैं क्या कर सकता हूं? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भ्रम से दे दिया। मान्यवर, ये धारा 81 1951 से है, मगर पहले पर्चियों से होते थे तो पर्ची के लिए थी। अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया। मान्यवर, उन्होंने कहा, और इस वक्त जब सीसीटीवी फुटेज जब प्रक्रिया में ऐड किया, तब स्पष्ट चुनाव आयोग ने कहा था कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये आंतरिक प्रबंधन है। किस चीज का आंतरिक प्रबंधन? कि चुनाव शीर्ष होने के बाद कोई पुनः मतदान की अर्जी करता है,
कि भाई ये मतदान मथक में चुनाव ठीक नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग जो निर्णय करता है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करता है। पहले मौखिक करता था, टेक्नोलॉजी आई, सीसीटीवी फुटेज स्वीकार कर लिया। अब ये आंतरिक प्रबंधन के लिए है मान्यवर। फिर भी चुनाव आयोग का जो निर्णय मैं बताता हूं, उन्होंने कहा सामान्य जनता को एक्सेस होना चाहिए। रूल्स बनाया गया है, सामान्य व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज उच्च न्यायालय में जाकर 45 दिन के अंदर ऑर्डर करा सकता है। अब ये कहेंगे 45 दिन में जजमेंट नहीं आएगा, मगर उच्च न्यायालय इतना ऑर्डर कर सकता है कि ये सीसीटीवी फुटेज आप डिस्ट्रॉय मत करना। मान्यवर, राजनीतिक दलों को एक्सेस देने का उन्होंने प्रावधान करा है, तो वो चुनाव को चैलेंज करे राजनीतिक दल 45 दिन के अंदर। ऑटोमेटिक जो चुनाव चैलेंज होता है मान्यवर, उसका सीसीटीवी फुटेज नियमों से हम चुनाव आयोग रिजर्व कर देता है। मान्यवर, ये प्रक्रिया कुछ पड़ते नहीं। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंटों को एक्सेस होनी चाहिए। पॉलिटिकल एजेंट भी मान्यवर हाईकोर्ट से इसको प्राप्त कर सकता है। अब करते कुछ नहीं, एक भी ना हाईकोर्ट में अर्जी करी ना चुनाव आयोग में करी, और सीसीटीवी फुटेज का बहाना लेकर बोलने लगे। अब इतने लाखों बूथों का सीसीटीवी फुटेज हर नागरिक मांगने लगा कोई कारण के बगैर, तो किस प्रकार से चुनाव आयोग दे सकता है? किस प्रकार से दे सकते हैं? यहां हुआ क्या है, सब प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। उनको लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये संवैधानिक प्रावधान के तहत होती है। ऐसा नहीं होता है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हो जिन मुद्दों का, इसकी लीक कर अर्जी दे दो, टपक से मिल जाएगी सारी थी, मगर अर्जी नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते, चुनाव आयोग में नहीं जाते हैं। वो चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा। इस देश को, लोकतंत्र को आप धूमिल नहीं कर सकते, और सबने सीखना चाहिए, और भाषण ढंग से तैयार करने का भी सीखना चाहिए। मान्यवर, एक उन्होंने कहा सीईसी को 2003 में कानून बनाकर इम्यूनिटी दी। मान्यवर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में ही ईसीआई के अधिकारियों को जो इम्यूनिटी प्राप्त है उससे जरा भी बढ़ोतरी नहीं करी। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के एक्ट को पुनरावृत्ति की है। मान्यवर, आरपीए एक्ट की धारा 32 और आरपीए एक्ट 51 के सुधार की धारा 146C कहती है कि चुनाव आयोग के कोई भी अधिकारी, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, इस पर कोई मुकदमा चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं चल सकता। ये प्रावधान है मान्यवर, और वो प्रावधान को 23 के कानून में इसको भी हमने संरक्षित किया है मान्यवर। इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर, अपने नेता को भीख भी नहीं करते। मान्यवर, ये वाक्य आप निकाल सकते हैं, ये वाक्य निकाल सकते हैं। मान्यवर, फिर ये सब हो रहा कल देर रात को मान्यवर मैं मेरा भाषण तैयार करूं, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा, ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अरे ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चला। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय।
मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही, आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होता है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर, कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश, और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर। आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। मान्यवर, मैं एक कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए मान्यवर। मगर उन्होंने क्या किया था वो मैं फिर बताना। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी, और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही रिफाई कर कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए, और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया। और फिर हुआ क्या? अल्पमत में थी वो। संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया, और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम इंदिरा गांधी जी, और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया है, वहीं से किया है। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है, और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है, जो 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक अच्छी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस के विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई। आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मान्यवर। और मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीते हैं। वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया, और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए, और हमारे 11 साल देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, चले गए हैं मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, यार कांग्रेस पार्टी तुझे टिकट तो देती नहीं है मान्यवर। मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। मान्यवर, इस 140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहां तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है, तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला। और वो जनता के फैसले को ये लोग वोट चोरी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता देख रही है, जनता आंख मूंद कर नहीं बैठी।